This video lecture is about RBI and Monetary Policy Committee presented by me अभिषेक चित्रांश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम RBI के बारे में समझेंगे और साथ साथ में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। वैसे मोस्टली ये लेक्चर फैक्ट्स डोमिनेटेड है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि कितने सारे फैक्ट्स हम लोगों ने इस लेक्चर के दौरान डिस्कस किए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। MPPSC अगर नया सिलेबस देखें तो क्लियरली मेंशन किया गया है RBI से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है मेंस में, और इस तरीके से UPSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आइए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कि RBI इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक है। तो हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो बाकी सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, साथ साथ में उसके पास करेंसी इशू करने का पावर होता है। इस तरीके से इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है, जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, इंडियन रूपी पब्लिश करता है, प्रिंट करता है, और इसके साथ साथ में पूरे बैंकिंग सेक्टर को इंडिया के रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है, इसको मिंट स्ट्रीट भी कहा जाता है क्योंकि ये करेंसी और कॉइन मिंट करने का काम करता है। नेक्स्ट है, RBI को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। जैसा हमने देख लिया कि सबसे सुप्रीम बैंक है, तो एक बैंक किसी कस्टमर के लिए क्या पर्पस सर्व करता है कि वो उसका सेविंग या सरप्लस मनी अपने पास डिपॉजिट रखता है और उसको रिक्वायरमेंट होने पर लोन सैंक्शन करता है। उसी तरीके से RBI भी बैंक्स का सरप्लस मनी अपने पास डिपॉजिट रखते हैं और रिक्वायरमेंट होने पर उनको लोन सैंक्शन करके देते हैं। इसलिए जो पर्पज़ एक बैंक अपने कस्टमर के लिए सर्व करता है, वही पर्पज़ RBI अपने सारे बैंक्स के लिए सर्व करता है। इसलिए इसको बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। इसके इस्टेब्लिशमेंट का रिकमेंडेशन हिल्टन यंग कमीशन ने दिया था, जिसको 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से इस्टेब्लिश किया गया था। इसके 4 लोकल बोर्ड्स हैं, 4 लोकल हेडक्वार्टर्स हैं, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास एंड न्यू दिल्ली। RBI का इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ तो उसको कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में, 1 अप्रैल 1935। ये किस पे बेस्ड था? RBI एक्ट 1934 पे बेस्ड था। 1937 में कलकत्ता से इस हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया बम्बई की ओर, और उसके बाद से ये अभी भी मुंबई में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है, इसके फर्स्ट गवर्नर जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले के टाइम पे, वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट पर्सन गवर्नर बने जो इंडियन थे, वो CD देशमुख हैं। नेक्स्ट है, RBI ने म्यांमार के सेंट्रल बैंक के तरीके से भी काम किया 1947 तक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि RBI ने किस और कंट्री के लिए भी सेंट्रल बैंक के तरीके से काम किया है, तो वो म्यांमार है। तो 1947 तक, इसका मतलब 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था RBI, तब से लेकर 1947 तक म्यांमार के भी सेंट्रल बैंक के तरीके से RBI काम कर रहा था। कुछ एक बीच में एक्सेप्शन पीरियड रहे हैं, जब जापान ने कैप्चर किया था म्यांमार को, और वो ड्यूरेशन है 1942 से 45 तक। इस दरमियान सेंट्रल बैंक के तरीके से काम नहीं किया RBI ने। अदरवाइज़ 1935 से लेकर के 1947 तक ये म्यांमार के सेंट्रल बैंक के तरीके से भी काम कर रहा था। इसके साथ ही पार्टीशन के पहले तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए काम कर रहा था RBI। पार्टीशन के बाद भी 1948 के जून के मंथ तक ये पाकिस्तान के भी सेंट्रल बैंक के तरीके से काम करता रहा, और उसके बाद एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया वहाँ पे, जिसने RBI की रिक्वायरमेंट को पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया। RBI का स्ट्रक्चर देखें अगर, तो RBI के पास एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जिसमें टोटल 21 मेंबर्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं RBI को। उन 21 मेंबर्स में से 4 डिप्टी गवर्नर, तो डिप्टी गवर्नर की पोस्ट कितनी होती हैं? 4। नेक्स्ट है, 2 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, मोस्टली ये फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी होते हैं। फिर 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, तो गवर्नमेंट इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर से 10 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है RBI के लिए, और इसके अलावा 4 डायरेक्टर्स 4 डायरेक्टर्स
उन लोकल हेडक्वार्टर से, जिसे आपने अभी इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में देखा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, जो अभी चेन्नई के नाम से जाना जा रहा है। तो इस प्रकार से 21 मेंबर्स का ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है आरबीआई के पास। प्रेजेंट टाइम में जो 4 डिप्टी डायरेक्टर हैं आरबीआई में, वो कौन कौन हैं? एमके जैन, बीपी कानूनगो, एनएस विश्वनाथन और माइकल पात्रा। सबसे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जिसका हुआ है वो माइकल पात्रा का है, जो विरल आचार्य के रिटायर या रिज़ाइन करने के बाद इनको अपॉइंट किया गया। चारों ही डिप्टी डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है इंडिविजुअली वो 3 ईयर का होता है। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो 27 जून 2016 से आरबीआई के अंदर एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा गया। इससे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड सारे डिसीजन, रेपो रेट के थ्रू हो, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू हो, बैंक रेट कुछ भी चेंज करना है वो आरबीआई चेंज करता था। अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दे दी गई 27 जून 2016 से। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45 जेड बी को यूज़ किया गया और आरबीआई एक्ट 1934 में फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू अमेंडमेंट भी किया गया, जिसके बाद 6 मेंबर कमेटी बनी जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से जाना जाता है। और अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग या इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे डिसीजन लेने का पावर किसको है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। और हर 2-2 महीने में इसकी सिटिंग होती है और ये अपने मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी रेट्स हैं उनको चेंज करता रहता है। कौन कौन होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर्स? तो आप देखें, एक तो आरबीआई का गवर्नर जो इसका चेयरमैन भी होगा, उसके अलावा एक डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो नीचे 2 लोग दिए हुए हैं, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों आरबीआई को बिलोंग करते हैं, इसलिए ग्रीन कार्ड से रिप्रेजेंट किया। और साथ में आरबीआई का गवर्नर। तो 3 लोग हो गए ऐसे जो आरबीआई से आ रहे हैं। लेकिन आरबीआई से आने वाले तीनों ही लोग एक्स ऑफिसियो हैं। इसका मतलब जब तक ये अपने आरबीआई के पोस्ट में हैं तब तक वो इसके मेंबर बने रहेंगे, इनका कोई ऐसा टर्म या टेन्योर फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बैंक इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसको नॉमिनेट किया जाता है। तो नॉमिनेट कौन करता है? वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसका डिस्कशन हमने इसके पहले किया, जो 21 डायरेक्टर से मिलकर के बना था। नेक्स्ट है, 3 मेंबर ऐसे होंगे जिसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इसीलिए ये देखा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में डोमिनेट अभी भी हालांकि आरबीआई गवर्नर करता है, क्योंकि अगर इन केस वोट टाई हो गए किसी डिसीजन को लेकर के तो कास्टिंग वोट कहलाएगा आरबीआई गवर्नर का। तो जिस साइड आरबीआई गवर्नर होगा वो इम्प्लीमेंटिंग साइट होगा। लेकिन सारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो आरबीआई गवर्नर की है कि अगर इसने टारगेट दिया, गवर्नमेंट के थ्रू टारगेट दिया गया कि इन्फ्लेशन को 2 से लेकर के 6% के बीच में ही रखना है, इट मीन्स 4% पे रखने का एफर्ट करना है ±2%। उस कंडीशन में अगर ये टारगेट ब्रीच होता है किसी भी समय तो शो कॉज नोटिस किसके नाम से जाएगा? आरबीआई गवर्नर के नाम से। और अगर आरबीआई गवर्नर का जो रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो गवर्नमेंट उसको इमीडिएटली रिमूव भी कर सकती है। तो ये कंडीशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। देख लें, प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं वो इसके हेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। उसके अलावा डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा जो हमने देखा अभी नए नए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं वो इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट, जनक राज, वो भी इसके मेंबर हैं। तो ये 3 आरबीआई की तरफ से। उसके अलावा डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया, ये आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। इनको नॉमिनेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। उसके अलावा प्रोफेसर पामी दुआ, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं, जिनको गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेट किया गया आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। और इसके अलावा श्री चेतन घाटे,
ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं, इनको भी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। इस तरीके से ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। और 3 जो ग्रीन कलर में दिए हुए हैं ये एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। हमने देख लिया कि इनका कोई टर्म नहीं होता, लेकिन बचे जो ये ब्लू वाले हैं जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करके भेजती है, इन सब का इंडिविजुअल टर्म 4 ईयर्स का होता है, या किसी फर्दर ऑर्डर्स के द्वारा इनको हटाया जब तक ना जाए तब तक ये 4 ईयर तक काम कर सकते हैं। कुछ ये डिस्कशन था आपका आरबीआई के बारे में और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ये एक फाउंडेशन के तरीके से काम करेगा। तो जो लगातार आप न्यूज़ में बदलते हुए रेपो रेट, बैंक रेट के बारे में डिस्कशन, सीआरआर, एसएलआर के बारे में देख रहे हैं, वो इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस के थ्रू आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी के वो सारे टूल्स और रिसेंट में क्या चेंज किया गया, उसके पीछे क्या मोटिव था, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए